स्टेबल हो गया हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है आगे जो भी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी टारगेट और भी है और देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। मगर अभी यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा भरोसा हुआ है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से जुड़ने का मैम जैसे कि 49,568 में अंडर हेड हुए, उसके बाद देखा कि ये 19-20 तक तब तक आ गया था कोरोना और लग गया लॉकडाउन। तो हमें जब से जानकारी हुई ऑनलाइन की तो लॉकडाउन के ही दौरान पता चला था, क्योंकि उस टाइम कोचिंग वगैरह हमारे जहाँ ऑफलाइन थे वो बंद हो चुके थे। तो जब देखा कि यूट्यूब से कुछ चीज़ें आती हैं तो ऑनलाइन वहाँ से स्टार्ट किया। दौरान एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैराथन्स लगी हुई थी, तो विनय सर की मैराथन थी हिंदी की। तो उस मैराथन को मैंने, जैसा होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे हड़बड़ी कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा। तो लास्ट टाइम रात को सोने के टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मैराथन सर की आ रही थी, तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था 2x की स्पीड पर। तो उसमें से उन्होंने एक डायरेक्ट वो आता है ना, उपदिशाएँ होती हैं, वो वाला क्वेश्चन करा रहे थे सर। लाइब्रेरी से मैंने, क्योंकि घर का माहौल इतना अच्छा है नहीं, तो घर से तो बहुत ही 1-2 घंटे निकाल पाए तो निकाल पाए, वरना लाइब्रेरी से ही प्रॉपर तैयारी की है। जब अंडर हाइड किया तो एक लगता है ना कि आप एग्ज़ाम में नहीं होते हो तो ठीक है, ये फिज़िकली जो अनफिट बंदा होता है ना तो वो डिमोटिवेट बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है। तो मैं मतलब वो एग्ज़ाम्पल बनना चाह रहा था कि कोई कल के लिए ये ना कह पाए या कि तुमने क्या कर लिया। करता हूँ तो मम्मी मेरी, मतलब एक तो पिताजी, इतनी छोटी एज थी मेरी 3-4 साल का, तभी एक्सपायर कर गए थे। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं और इतनी पढ़ाई, इतनी मतलब परेशानी से मुझे पढ़ाया, लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो गाइडेंस के तौर पे मेरे मामा जी हैं, वो आर्मी में मेजर से रिटायर्ड हैं। उस टाइम भी मुझे याद है अच्छे से 5,000-5500 रुपये हॉस्टल का मेरा जाता था। तो कैसे घर से मैनेज होता था वो मुझे पता था। बाकी कितना भी खर्च करते थे तब भी हो जाता था। तो मेरा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मगर हाँ, अंदर से मुझे आता था मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझे कुछ करना है। इस चीज़ को मैं जब भी मुझसे कोई भी कुछ भी कहता था, अरे भाई। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती, अभी उसका फाइनल रिजल्ट कुछ दिन पहले ही आया था। तो एक चयनित छात्र मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनकी स्टोरी आपको एक मोटिवेशन की तरह काम करेगी। अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या दरोगा की, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐसा कई बार होता है कि हम कई बार टूटते हैं, कई बार लगता है अब नहीं होगा। उन सब चीज़ों के जवाब, उन सब चीज़ों के लिए कैसे उसे उभरना है। तैयारी अगर लंबी हो जाए तो सभी लोगों के साथ एक नॉर्मल चीज़ होती है कि हमें लगता है पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए कैसे अपनी तैयारी में लगे रहना है और फाइनल सिलेक्शन तक रुकना नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे सामने बैठे हुए हैं यूपीपी में फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट। तो मैं इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन पहले पूछूंगी और इसके बाद में इनकी पूरी जर्नी के बारे में पूछते हैं। नाम आपका क्या है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। जी मैम। जितेंद्र, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मैम कासगंज डिस्ट्रिक्ट के छिछौरा गाँव से बिलोंग करता हूँ, जो अच्छा, यूपी में पड़ता फैमिली है। बैकग्राउंड क्या है आपका? फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पिताजी हैं नहीं, माँ एक गृहिणी हैं। बाकी मेरे दादाजी हैं जो ऑल इन ऑल मेरे घर में हैं। बाकी घर की स्थिति ज़्यादा इतनी अच्छी है नहीं, ताकि इतनी की जाए। बस हम 2 बहन-भाई हैं, बहन मेरी छोटी है, मैं भाई बड़ा हूँ कैसा परिवार लग में। रहा है सेलेक्ट होके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल? सेलेक्ट होके सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टेबल हो गया हूँ, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है आगे जो भी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी टारगेट और भी है और देखते हैं आगे क्या-क्या होता है। मगर अभी यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा भरोसा हुआ है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं। आगे भी कुछ कर सकते हैं। तैयारी में कितनी हेल्प की टेक्स्ट बुक ने आपकी? कैसे की तैयारी इसके साथ में? तैयारी मैम मेरी जर्नी थोड़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि मैं 2017 से कॉम्पिटिशन में हूँ। 2017 में मैं मतलब ऑफ़लाइन, तब इतना हम ऑनलाइन में नहीं जुड़े थे क्योंकि क्रेज़ भी नहीं था और हमें होगा भी तो हमारी जानकारी में नहीं थी। तो हमने ऑफ़लाइन ही स्टार्ट किया था। तो हम जैसा कि एक गाँव देहात से बिलॉन्ग करते हैं, तो शहर जाके अपने वहाँ देखा तो ऑफ़लाइन वहाँ से जब स्टार्टिंग की, तो क्योंकि एकेडमिक करके आए थे तो पता चला कि एकेडमिक की दुनिया और कॉम्पिटिशन की दुनिया में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। स्टार्टिंग के 1, 2, 3 महीने तो यही नहीं पता चला कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर धीमे-धीमे जब चीज़ें रिदम बना तो समझ में आया। बाकी सर मैम की गाइडेंस में चीज़ों को अच्छे से करते गए और फिर हमें मौका मिला 2018 में जो 41,520 आई यूपी पुलिस की भर्ती, उसके लिए, क्योंकि इतना फर्स्ट टाइम था, सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट किया मगर नहीं हो पाई तैयारी किसी बस, तो एग्ज़ाम भी क्वालीफाई नहीं हुआ था। फिर ऐसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि 60,244 के चांद
और नई वैकेंसी भी आने वाली है, तो ऐसा ही उस टाइम भी हुआ था। 49,568 का नोटिफिकेशन आने वाला था, तो उसमें एकदम अच्छे से लग गए थे। उसमें अच्छे से लगे तो उसकी तैयारी पहले से भी थी और फिर दोबारा से और ज़्यादा मेहनत की और जो गलतियाँ पिछली बार की उनमें सुधार किया, अंततः उसमें क्वालिफ़ाई भी किया मैंने। मतलब 49,000 वाली जो भर्ती आई थी उसमें उसमें आप क्वालिफाइड थे यूपी पुलिस यूपी की? पुलिस ओके। में यूपी पुलिस में। फिर हुआ क्या था उसमें उसमें? मैम डीबीपीएसटी के थ्रू वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डीबीपीएसटी होता है मतलब मेजरमेंट वगैरह, तो वहाँ पे मैं अंडर हाइट हो गया था मैम फर्स्ट और टाइम। इस बार आपकी हाइट बढ़ गई? हाइट हो गई क्योंकि उस टाइम मैं बॉर्डर पर ही था। अच्छा। 167.8 बैठी थी और और एज आपकी कम होगी एज उस कम टाइम? थी। दूसरी चीज़ एक और था कि तब का जो मेज़रमेंट होता था वो मैनुअली होता था, डिजिटली नहीं था। तो मैनुअली क्या होता है कि कुछ वो फट्टा वाला सिस्टम होता है, कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है, तो 0.2 एमएम की कहानी रही थी। अब इस बार जो हुआ था वो डिजिटली हुआ था और कुछ इंक्रीज़ भी हुई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस बार मेरी हाइट बिल्कुल एक्यूरेट हुई और डिजिटली मैन चेक हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी कि कम से कम जो है वो मिली। अगर मुझे ऐसा लगता है उस टाइम भी डिजिटली होती तो मेरी हो जाती और कोई 100%। भी एग्जाम इस बीच में आपने जी दिया मैम, कोई सा? उसके बाद फिर मैंने आरपीएफ 2018 दिया था, उसमें मैंने क्वालीफ़ाई किया, तो उसमें तब उस टाइम ग्रुप वाइज़ था और ग्रुप वाइज़ ही कट ऑफ गई थी, तो मैं उसमें फाइनल मेरिट से आउट हो गया था फाइन। आरपीएफ में। अच्छा, आरपीएफ का आपने जो फिजिकल होता है वो पूरा कर दिया था? फिज़िकल क्वालीफ़ाई कर क्योंकि लिया था उसमें तो मैंने। जंप और ये सब हाँ काफी मैम, हाई होती है ना? ऑलरेडी क्या था कि हम गाँव देहात से जुड़े हैं तो फ़ोर्स को ज़्यादा तो 12th जैसे ही किया था तो आर्मी वार्मी की तैयारी में लगे हुए थे। तो कोचिंग आना, उसके बाद फिर सुबह को रनिंग-वनिंग ये सारी चीज़ें पहले से एकदम प्रैक्टिस थी। और फिर जैसे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई हुआ था तो 3-4 महीने का लगभग समय मिल गया था, तो इस वजह से उस दौरान हमने तैयारी भी कर ली। तो रनिंग में तो इतना इश्यू नहीं था, थोड़ी लॉन्ग जंप और हाई जंप में प्रॉब्लम आई थी मगर उसमें टाइम मिल गया था। तो इस वजह से हमने क्वालीफ़ाई कर पाए थे उस चीज़ को। तो आप टेक्स्ट बुक से जब जुड़े, उसके बाद के बदलाव और उसके बाद की तैयारी के बारे में क्या कहना टेक्स्ट चाहेंगे? बुक से जुड़ने का मैम जैसे कि 49,568 में अंडर हाइट हुए, उसके बाद देखा कि ये 19-20 तब तक आ गया था कोरोना और लग गया लॉकडाउन। तो हमें जब से जानकारी हुई ऑनलाइन की तो लॉकडाउन के ही दौरान पता चला था। क्योंकि उस टाइम कोचिंग वगैरह हमारी जहाँ ऑफलाइन थी वो बंद हो चुके थे। तो जब देखा कि यूट्यूब से कुछ चीज़ें आती हैं तो ऑनलाइन वहाँ से स्टार्ट किया और जब पता चला फिर जैसे कि हम वहाँ पढ़ते थे आपके थ्रू और आप भी, तो फिर वहाँ तमाम ऑनलाइन चीज़ें थीं, तब तक हम टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़ पाए थे। जैसे कि फिर पता चला कि आप जुड़े हैं, तब टेक्स्ट बुक से जुड़े। फिर अब उसके बाद हमने स्टार्ट और अच्छे से किया। फिर टेक्स्ट बुक के सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा कंपल्सरी करी है। उसके बाद इस भर्ती में जब ये 60,244 हुआ है, इसमें मैंने जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सुपर 100 जो सीरीज़ आई थी, उसको मैंने फ़ॉलो किया बहुत हर एक सब्जेक्ट का। हिंदी के लिए विनय सर जो हैं और जो आपकी 4 बजे क्लास आती थी कंपल्सरी। वो एक अलग बात है कि मैंने लाइव क्लासेस नहीं देखे। लाइव क्लासेस नहीं देखे, मैंने रिकॉर्डेड देखे, चाहे 2x की स्पीड से देखे या 1.5 की स्पीड से देखे। मगर मैंने एक भी क्लास स्किप नहीं की उस सीरीज़ की जो भी आती थी, क्योंकि उससे प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी क्योंकि वैराइटीज़ थी। जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम कैंसल हुआ था, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि उस दौरान एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैराथन्स लगी हुई थी। तो विनय सर की हम्म। मैराथन थी हिंदी की, तो उस मैराथन को मैंने जैसा होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे हड़बड़ी कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है कुछ नहीं पढ़ा। तो लास्ट टाइम रात को सोने के टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मैराथन सर की आ रही थी तो मैं रिकॉर्ड देख रहा था 2x की स्पीड पे। तो उसमें से उन्होंने एक डायरेक्ट वो आता है ना उपदिशाएँ होती हैं, वो वाला हम्म। क्वेश्चन करा रहे थे सर। तो हम्म। हालाँकि मुझे पहले नहीं पता था, बस मैंने सुन लिया उसको। हम्म। अगले दिन देखा एग्ज़ाम में बैठे हैं तो सेम टू डिक्टो क्वेश्चन वही मिला था मुझे। तो ऐसा लगता है कि वो प्रैक्टिस सेट थी ना, उससे कई क्वेश्चन हमें सेम टू सेम एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले। और ख़ासकर टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है ना, ये इतना कंटेंट के मामले में मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है कि कोई इसको टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात होती है कि लेवल एग्ज़ाम को, कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लेवल किस एग्ज़ाम का दे रहे हैं और उसको लगाने का थोड़ा अपना-अपना तरीका होता है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इतना पर्याप्त नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया और अपना स्कोर देखा और छोड़ दिया। आप अगर मॉक टेस्ट को लगा रहे हो तो एक प्रॉपर वे में आपने लगाया प्रॉपर, जैसे आपका यूपी पुलिस का 2 घंटे का है, 150 क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और उसके बाद जितना आपने एग्ज़ाम को उसको मॉक को अटेम्प्ट करने में टाइम दिया है, उतना ही टाइम कम से कम उसे एनालिसिस करने में, जब तक 1 टू 150 क्वेश्चन आते हैं उतने लास्ट तक कि मेरा क्या स्किप हुआ, कौन-सा टॉपिक मेरा वीक रहा, किस पे मुझे काम करना चाहिए। मेरा मानना ये है, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मॉक मतलब टेस्ट मॉक का। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी अच्छा, है। कितने घंटे की, अगर कोई आपसे पूछे कि कितने घंटा पढ़ना ज़रूरी है? मेरा मानना है मैम कि घंटे मायने नहीं रखते मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं
थोड़े मैंने पहले ही बताया आपको जर्नी इतनी लंबी रही है तो कि सिलेबस तो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिया, फिर प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि घंटे अगर आपको कोई क्राइटेरिया सेट करते हो कि नहीं मुझे 6 या 8 घंटे पढ़ना है और आपका मतलब माइंडसेट उस हिसाब से है और आप फालतू में फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो आपका कितने टाइम तक आप अच्छा पढ़ सकते हो, कितना अच्छा सो सकते हो वो डिपेंड करता है। ये नहीं कि लगातार पढ़ रहे हैं, अरे 2 घंटे मन कर लिया, 2 घंटे पढ़ लिए उसके बाद थोड़ा गैप हो गया, उसके बाद कर लिया। डिपेंड करता है कि तुम कैसे मैनेज कर पाते हो, वो अपना-अपना सिस्टम अच्छा, होता है। आप अपनी पढ़ाई को सब्जेक्ट वाइज़ बाँटते थे या टारगेट? जैसे होता है ना कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है। जी। एक होता है नहीं मुझे 2 घंटे देने ही देने सब्जेक्ट को कंप्लीट कितना भी हो जाए। ऐसे कैसे बाँटते थे मेरा अगर टारगेट मैम टाइम के हिसाब से नहीं होता था। मेरा टॉपिक के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से होता था कि मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक कवर करना है, चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए या चाहे लग जाए 2 घंटे। मुझे टाइम से मतलब नहीं रहता था कि नहीं मुझे टाइम से ही करना है और जहाँ तक है मुझे लाइब्रेरी से मैंने क्योंकि घर का माहौल इतना अच्छा है नहीं, तो घर से तो बहुत ही 1-2 घंटे निकाल पाए तो निकाल पाए, वरना लाइब्रेरी से ही प्रॉपर तैयारी की है। तो वही गाँव दूर पड़ता है थोड़ा शहर से, तो कम से कम मिनिमम 1 डेढ़ घंटा आने-जाने में लगता है, क्योंकि अपना पर्सनली कोई साधन नहीं था इधर, ऑटो वगैरह से जाना होता है। तो वहाँ पे वही कितनी भी कोशिश कर लेते थे 9 बजे से पहले पहुँचते नहीं थे और वही फिर उधर से 4 बजे छूटना ही पड़ता है, तो 6-7 घंटे से ज़्यादा कभी दे ही नहीं पाया मैं, तो असल बात ये है। और उसमें भी अच्छा, फिर जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पहले से जुड़े हुए हैं, तो घंटा आध घंटा इधर-उधर खाना-पीना और ये सारी चीज़ों में बिगड़ ही जाता है। तो मैं 6 घंटे ही प्रॉपर तरीके से दे पाया हूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं कभी 8 और 10 बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर किया है। 6 से हाँ, क्योंकि जर्नी एक लंबी थी तो वैसे भी बिल्कुल, चीज़ें याद हो गई होंगी, बस हाँ, उसे प्रैक्टिस में प्रैक्टिस बनाए में रखना। लगाना था। क्योंकि कई बार मुझे लगता है ज़्यादा लंबी जर्नी भी डिमोटिवेट कर देती है। बिल्कुल, डिमोटिवेशन के बारे में क्या बोलोगे? बीच डिमोट में कई पड़ाव आए होंगे ऐसे? बहुत बार आया मैम, जैसा कि मैंने आपको बताया 41,520 में फायर हुआ तो फर्स्ट टाइम था, तो बताया लोगों से कि फर्स्ट टाइम था नहीं हुआ। जब अंडर हाइट किया तो एक लगता है ना कि आप एग्ज़ाम में नहीं होते हो तो ठीक है, ये फिज़िकली जो अनफिट बंदा होता है ना तो वो डिमोटिवेट बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है कि ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है। तैयारी अभी पढ़ाई आप और मेहनत अच्छे से कर सकते हो, मगर अभी हाइट है उसको तुम अपने हाथ से नहीं बढ़ा सकते। तो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ था। मगर मैंने तभी सोचा कि लाओ अगर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने फिर बीएड कर लिया। बीएड इसलिए कर लिया कि मैंने सोचा लाओ टीचिंग वगैरह में आएगी तो उधर प्राइमरी वगैरह यूज़ करेंगे। मगर जैसे ही 2020 से और 22 वाला बैच मैंने बीएड कंप्लीट किया तो पता चला अभी जाके लास्ट में वैकेंसी भी बीएड को नहीं मिली, बाहर कर बीएड दिया। को प्राइमरी से बाहर कर दिया, तो इधर एक रास्ता बंद हो गया। फिर और डिमोटिवेट फ़ील हुआ, तो मगर एक होता है ना कि कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं, आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं जैसे कि हमारे जूनियर्स हैं, जो मेरे से बाद में 12th-12th किए, उन्होंने तैयारी शुरू की, तो उन्हें लगता है तो वो कहते थे कि उनके घर में बात होती है कि अब रहने दो, तो वो कहते हैं अरे भैया, तो मैं मतलब वो एग्ज़ाम्पल बनना चाह रहा था कि कोई कल के लिए ये ना कह पाए या कि तुमने क्या कर लिया या तुम इतने दिनों से कर रहे थे, तुमने कैसे कर लिया? कल के लिए अगर कोई घरवाले बोले या किसी से, तो वो कोई ये ना कह पाए कि अरे उसने 4, 6 या 8 साल तैयारी की, उसका ही ना हो पाया तो तुम्हारा कहाँ हो पाएगा? तो मेरा तो मतलब यही था कि मुझे ऐसा करना है कि ये कह पाए कोई इंसान कि भाई इतने दिन उसने तैयारी की, उसका हो गया तो आपका क्यों नहीं हो पाएगा? ये मेरा सबसे बड़ा अच्छा, मोटिवेशन इस का ज़रिया तैयारी के रहा। दौरान में मोटिवेशन कौन, अगर मैं इंसानों के रूप में बात करूँ, कौन मोटिवेट करता रहा? मोटिवेट में मैम सबसे बड़ी बात तो मैं जब जी करता हूँ तो मम्मी मेरी मतलब एक तो पिताजी इतनी छोटी एज थी मेरी 3-4 साल का तभी एक्सपायर कर गए थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं और इतनी पढ़ाई, इतनी मतलब परेशानी से मुझे पढ़ाया-लिखाया यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं सोचता था कि अगर मेरा नहीं कुछ हुआ, तो क्या फ़ायदा? बाकी ज़िंदगी कम से कम इनकी जितनी बची है, उसको तो अच्छे से कर पाएँ। बस सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल मुझे वहाँ से मिलता था कि कैसे भी करके आने वाली जो लाइफ़ हमारी माताजी की बची है, उसको थोड़ा मतलब अच्छे से ये व्यतीत कर पाएँ और जो खुशी इन्हें उस टाइम ना मिली, वो लास्ट में मिल जाए। ये मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का कारण रहा ताकि मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर पाया। जब-जब लगता था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तब-तब यही आता था कि फिर यार माताजी अपनी मतलब परेशानी या अपने आप को प्रॉब्लम में ज़्यादा देखने से ज़्यादा मम्मी को मतलब दुखी देखता था जब फ़ाइल होता था, तो ज़्यादा बुरा लगता था। उनके बारे में सबसे ज़्यादा यही था मेरा। चलिए, मतलब मोटिवेशन का एक जो साधन थी वो बिल्कुल, मम्मी थी, है ना? मम्मी, माताजी बिल्कुल बहुत। चलिए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरी मोटिवेशन का जो ज़रिया है ना, वो सबसे ज़्यादा माँ है, तो इसलिए मुझे एक कनेक्टिविटी लगी। मैं कोई भी काम करती हूँ, मतलब मुझे कभी भी लगता है तो मुझे ऐसा लगता है लोग मोटिवेशनल स्टोरीज़ देख रहे हैं, लोग मोटिवेशनल शायरी सुन रहे हैं, पेरेंट्स की शक्ल देख लो, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल, कि बिल्कुल मैम। अगर आप किसी मोटिवेशनल कभी-कभी बाहर से नहीं मिल सकता किसी को। अगर आप अपनी परिस्थितियों को देखकर मोटिवेट नहीं होते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकती क्योंकि आपको अपनी परिस्थिति आपसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता कि हमारी घर की कंडीशन क्या है, हमारे पेरेंट्स की कंडीशन क्या है, वो हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या चाहते हैं ताकि कल के लिए वो
उस खुशी को ला पाएँ अपने चेहरे पे, जो समाज में दिखा पाएँ और जिससे हमें गर्व फ़ील हो पाए। तो उससे हमसे बेटर कोई नहीं समझता और उसे हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए किसी बाहर से मोटिवेट होने की या वहाँ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने पेरेंट्स से और खुद से अगर इस चीज़ को समझ में आता है, तो इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सब्जेक्ट वाइज़ आप जब तैयारी शुरू करे थे, तो कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा लगता था जिसमें ज़्यादा परेशानी होती थी आपको? मैम, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले मेरे जो जैसे कि पिताजी थे नहीं, तो एक होता है ना गाइडेंस का अभाव, मेरी लाइफ़ में गाइडेंस का अभाव बहुत ज़्यादा रहा है। तो गाइडेंस के तौर पे मेरे मामा जी हैं, वो आर्मी में मेजर से रिटायर्ड हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे ही 12th की तो मम्मी वगैरह बोलीं कि क्या कराना क्या नहीं। तो जैसे कि मामा ने तैयारी अपनी जॉब के दौरान एयर फ़ोर्स के लोगों से साथ में जॉब वॉब किया, तो उनको उनका करियर थोड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट यही किया, मैंने जब एक बार थोड़ी राय ली मामा क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी कि 12th होता है ना, एक बोलते हाँ, हैं कि वो चौराहा तो सा कि छोटा इधर जाना है कि वो जा, तो डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। तो उन्होंने बोला बेटा तुम एयर फ़ोर्स की तैयारी कर लो। डिपेंड ये था कि मैंने जो 12th किया था वो बायो बैकग्राउंड से किया था। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे एयर फ़ोर्स में क्या होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, एक्स और वाई। एक टेक्निकल ग्रुप होता है एक्स ग्रुप और नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप। तो आपको अगर टेक्निकल ग्रुप में जाना है, तो आपको मैथ कंपल्सरी है 12th में, हुँ, मैथमेटिक्स। हुँ, तो हुँ। वो मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ़ एक ऑप्शन रह जाता है, वाई वाई ग्रुप, ग्रुप। हाँ, वाई वाई ग्रुप। ग्रुप रह जाता है, उसके लिए आपके लिए मैंने फिर तैयारी की, तो उन्होंने बोला कि अपने यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, उस टाइम इतनी ऑनलाइन का वो नहीं था, तो मुझे उन्होंने दिल्ली भेजा था। दिल्ली भेजा था यहाँ लक्ष्मी नगर में। हुँ, लक्ष्मी नगर हुँ। से मैंने स्टार्टिंग की थी, मगर वो होता है ना कि कुछ चीज़ें उस टाइम बाहर से दिखावा कुछ ज़्यादा, रियलिटी में कुछ और। अब घर से आए थे इतनी परेशानी में, मतलब उस टाइम भी मुझे याद है अच्छे से 5,000-5,500 हॉस्टल का मेरा जाता था। तो कैसे घर से मैनेज होता था वो मुझे पता था। बाकी कितना भी खर्च करते थे तब भी हो जाता था। मगर बाद में रियलिटी देखी कि और कुछ था, पढ़ाई उस हिसाब से नहीं थी कि एक दिमाग में था ना कि हम बाहर बाहर से पढ़ाई पढ़ करने रहे हैं, आएँ। उस हाँ। लेवल की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी, नहीं हुई और मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें शिकायत भी हुई, नहीं हो पाई। मगर फिर वहाँ से हमने 1-2 महीना जो भी 3 महीने की फ़ीस जमा हो रखी थी, क्योंकि वहाँ जो पैसा था वो वन टाइम में ही पे करवा लेते थे कि 6 महीने का इतना, 3 हुँ, महीने का हुँ। इतना। तो हमने 3 महीने की कराई थी जमा, उतने दिन रहे, वो हमें लगा कि नहीं हाँ, हम यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आए थे उस लेवल की तैयारी-वैयारी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने अपना घर का रास्ता चूज़ किया और वहाँ पे जाके फिर हमने ऑफ़लाइन अपनी तैयारी को शुरू किया। फर्स्ट टाइम मैंने एयर फ़ोर्स भी क्वालीफ़ाई किया था, जब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होता था एयर फ़ोर्स की बात कर रहे थे हम, तो एयर फ़ोर्स में फिर मैंने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया था। तो क्या था कि एयर फ़ोर्स में उस टाइम मतलब एडमिट कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि आई थिंक उसमें उसमें परसेंटेज का कुछ परसेंटेज बोलता का क्राइटेरिया हाँ, था कि आपकी मुझे परसेंटेज भी पे पता डिपेंड है। करता था कि आपकी कितनी अच्छी परसेंटेज है। तो वहाँ तक क्या कि आपको अगर एडमिट कार्ड आ रहा है ना आपका और तो आपको मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। हर किसी को नहीं मिलता था मौका। तो मेरा क्या था कि 12th में थोड़ी परसेंटेज ठीक-ठाक थी, 78 थी, तो मेरा एडमिट कार्ड आ गया था। तो जैसे कि हम कर रहे थे ना, लोगों में एक था कि एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपका 50% चांस बन जाता है अगर चांस तैयारी है। तो एक उम्मीद थी। तो एग्ज़ाम मैंने तैयारी भी कर ली थी, तो फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ ये थी कि एयर फ़ोर्स की जो एज क्राइटेरिया होता है ना, वो ज़्यादा नहीं होता। उसको आप 17 साढ़े 19 17 से, साढ़े 19 है शायद, ऐसा हाँ, मुझे भी बस। पता है तो उसका, अगर हाँ। आपको लाइफ़ में 2 ज़्यादातर मिनिमम 1 मिलता है या 2, अगर आपको 3 मौके मिल रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे मैम 3 चांस मिल रहे थे एयर फ़ोर्स के लिए, क्योंकि भर्ती लगातार आ गई थी, ऑफ़लाइन था चीज़ें और उसमें एक चीज़ और होती है कि आपका एग्ज़ाम हुआ, अब नहीं, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम होता था, तुरंत 1-2 घंटे में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, क्योंकि कैंडिडेट्स इतने होते नहीं थे, जिनकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी खासी हुँ, होती हुँ। थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 आपका एग्ज़ाम हुआ, आपको बैठा लिया जाता था, 1-2 घंटे में आपका रिज़ल्ट कर लिया जाता था, रिज़ल्ट डिक्लेयर होता था, आगे का प्रोसेस हो जाता था। फिर उसमें उस टाइम क्या था, जीडी होती थी, ग्रुप डिस्कशन। तो मैम कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम था और मेरा जो एग्ज़ाम जब क्वालीफाई हुआ था तो बैंगलोर हुआ था। तो वहाँ पे आपको 2 माध्यम मिलते थे, या तो उनकी लोकल भाषा है उसमें आप कर या सकते हो इंग्लिश में। या इंग्लिश में कर सकते हो। तो लोकल भाषा तो हमारी बिल्कुल ही समझ से परे थी, क्योंकि कन्नड़ है भई कन उधर की बिल्कुल तो। हाँ, तो इंग्लिश चूज़ की, तो इंग्लिश इतनी स्पीकिंग अच्छी थी नहीं। पर्सनली जो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन रिलेटेड थे उनमें तो कर पाए, मगर उन्होंने जो एक टॉपिक दिया था, जैसे हम 6 बंदे बैठे हुए थे, हुँ, हुँ। ऐसे टेबल के चारों ओर, हुँ। तो फर्स्ट में तो मतलब वहाँ पे ये देख रहे थे कि आपका इंट्रोडक्शन में, तो एक बंदा तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही आउट कर दिया। उसके बाद हम हुँ, 5 हुँ। बंदे बचे, तो उन्होंने फिर बाद में एक टॉपिक दे दिया। हुँ, हुँ। पहले उन्होंने कमांड्स के बारे में, मुझे आज भी याद है, हुँ, एयर हुँ। फ़ोर्स की जो कमांड्स हैं कितनी हैं और हुँ, कहाँ-कहाँ हैं। हुँ। एक उनका अपना खुद ऑफ़िसर थे, वो बैठते थे। हुँ, हुँ। उनको मतलब वो पर्सनली क्वेश्चन कम करते थे। वो हुँ। सिर्फ़ ये देखते थे कि बंदा कौन बोल रहा है और किस हिसाब से बोल रहा है। और मुझे आज लगता है, उस टाइम शायद ना समझ आई थी, कि वो ये देखते थे कि बंदा किस लेवल पे बोल पा रहा है, हेजिटेशन तो नहीं है। हुँ, मगर हुँ। हाँ, बस उस वही था उनका बोलने का मतलब ग्रुप डिस्कशन का। अगर आप वहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो डिपेंड नहीं कर रहा था सही या गलत, थोड़ा बोल रहे हैं आप, शांत नहीं बैठे हैं।
तो जो बंदा मैंने बता रहा है, कॉन्फिडेंस दे हाँ, रहे थे वो जो बोलने। निकाला था वो चुप ही बैठा हुआ था, इस वजह से उसको पहले ही आउट कर दिया था। लास्ट में 3 बंदे बचे थे, उन्होंने एक नोबेल दिया था, उसके बारे में पूछा था, तो मैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मैं लास्ट में बाहर जीडी हो गए में डिस्क्वालीफाई हुआ था। चलो कोई नहीं। अब एयरफोर्स के लिए शायद आपको बाहर ज्यादा जाना पड़ता है, अब तो यूपी में है ना, हाँ मैम, अब ज्यादा अच्छा। देखो मुझे लगता है अंत भला तो सब भला, और भला जो होता और है वो मैं अच्छे भी के लिए वही होता चीज़ है है। ना, कोई कहता है ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे पे प्रेफ़र होती हैं और लागू होती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि अब इसी चीज़ को आप कह सकते हो उस टाइम अंडरहाइट हुआ, आज फिट हूँ, तो हो सकता है उस टाइम नहीं था मेरे लिए, उस समय नहीं था, आज सही है, समय है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। लगता है मुझे। तो बिल्कुल यही बात है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं सब्जेक्ट में, जैसे आपने रीजनिंग तैयार करी है ना, हुँ, तो रीजनिंग के या आपने जी मान लो मैथ्स, अगर मैं बिल्कुल, मैथ्स रीजनिंग की बात करूँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। है ना, तो पहले इसके आपने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना वो सोचते हैं कि बस शॉर्ट ट्रिक्स से काम चल बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। तो क्या आपने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स ही सीखा, या पहले जाना चैप्टर के बारे में, एक पूरा उसका बेस को जानना पसंद किया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स? और शॉर्ट ट्रिक्स आप कितनी अप्लाई कर पाते हो? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, उसके बारे में क्या मेरा बोलोगे? मानना ये है मैम कि आप अगर शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से एक शॉर्ट भी हो जाता है। आपके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक्स जाना है ना, तो आपको पहले बेस क्लियर करना बहुत कंपल्सरी है। चाहे आप बेस। मैथ्स को ले लो या रीज़निंग को ले लो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स भी तभी निकलते हैं जब आपको पता होगा कि बेस क्या है इस चीज़ का, किसी भी चीज़ का बेस है। और जब शॉर्ट बेस आपका क्लियर हो जाता है ना, तो शॉर्ट ट्रिक्स तो ऑटोमेटिक निकल आती हैं और अपने आप समझ में आती हैं कि इसका क्या है। और फिर जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करते-करते अपने आप ही कैलकुलेशंस और ये शॉर्ट ट्रिक्स तो अपने आप ही आ जाती हैं। अच्छा रिवीजन का सही तरीका क्या मानते हो? जैसे रिवीजन करना हो किसी को, तो मेरा मैम प्रॉपर तरीका क्या हो रिवीज़न सकता है रिवीजन करने का? रिवीज़न का तरीका मेरा ये है कि मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, मैं कभी भी जीएस को शाम के टाइम नहीं पढ़ता था। जीएस मेरा मतलब ये था, मैं नई चीज़ें जो भी पढ़ता था, हुँ। वो सुबह के टाइम पढ़ता था। मेरी एक अच्छा। मतलब आदत होती है ना, कोई लोग होते हैं कि सुबह को नहीं, मेरी मतलब 1-2 घंटा सुबह में पढ़ने की आदत थी। तो मैं हुँ। सुबह को ही नई चीज़ें ज़्यादा पढ़ता था, और रिवीज़न का मेरा जो तरीका रहता था, मैंने जो दिन में पढ़ा है, दिन भर जो पढ़ा है, वो रात को अगर 1-2 घंटा टाइम मिलता है, तो उसको रात को रिवीज़न कर लेता था मैं। बाकी ये नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में सुबह के टाइम आप मैथ्स को या रीज़निंग को, ज़्यादातर मेरी मतलब करंट और जीएस को लेके सुबह को ही पढ़ने की आदत थी, हिंदी वगैरह। उसके बाद मैं रीज़निंग और मैथ्स को दिन के टाइम में देखता था, और रात को रिवीज़न, जो भी दिन भर पढ़ा, उसको रात को 1-2 घंटे में अच्छा रिवाइज़ कर मतलब लिया। पर डे, मतलब वही मैं डेली, पूछ रही थी कि बिल्कुल, रिवीजन की जो हमने नया पढ़ा है, जैसे मॉर्निंग के स्लॉट में नया पढ़ लिया बिल्कुल। और शाम के टाइम में उसे रिवाइज कर लिया। रिवाइज़ करना अच्छा बहुत ज़रूरी था। नोट्स को कितना एक तवज्जो देना चाहोगे कि नोट्स इम्पोर्टेंस रखते हैं, या केवल डायरेक्ट आजकल जैसे पीडीएफ्स का बड़ा ट्रेंड है, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लिया और उनसे पढ़ लिया, कितना मतलब डिफरेंस बताओगे इन दोनों चीजों में, कि एक डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या नोट्स इम्पोर्टेंस रखते मेरा हैं? मानना है मैम कि पीडीएफ्स तो आजकल हर किसी के फ़ोन्स में, डिवाइस में इतने पड़े रहते हैं कि उनको निकालना और पढ़ना बहुत टिपिकल है, और अपने जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वो एग्ज़ाम टाइम पर एक रामबाण साबित होते हैं। क्यों? कि आपको पता है कि उसमें आपने लिखा है, और आपकी जो स्टार्टिंग में आप पीडीएफ हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, किस चीज़ की टॉपिक है। अब आपके पास नोट्स हैं, तो आप एक नाइट पहले भी अगर आपको रिवीज़न करना है ना, तो हम्म। जैसे कि जीएस बोलते हैं, जीएस के भी आप इतने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने वे में, क्योंकि वो तरीका होता है ना। और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे को समझ में नहीं आना, आपको पता है कि हमने क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। तो सबसे ज़्यादा मेरा मानना तो यही है कि अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, खासकर एग्ज़ाम टाइम पर रिवीज़न के पर्पज़ से। क्योंकि पीडीएफ वगैरह से कर सकते हैं आज के टाइम में, मगर वही है ना कि उतना अच्छे से नहीं कर सकते जितना कि आप अपने शॉर्ट नोट से कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ पूरा सबसे ज़्यादा आपने जो एक बोलते हैं ना वेटेज हमारा जो आता है रीजनिंग के आता है इसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आप कौन से चैप्टर्स ऐसा लगा जो थोड़ा-सा ज़्यादा परेशानी करते थे, कौन से ऐसे जो ईज़ी है? किसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, किसको कम टाइम देना पड़ता है? पर्सनली मैं मेरा मानना है, यहाँ तक कि यूपी पुलिस में हुआ है, तो यूपी पुलिस पे बात करेंगे तो कि सब्जेक्टिव अगर देखेंगे, पहले आप सब्जेक्टिव बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव में अगर मेरा मानना है कि आपको पुलिस में सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो आपको रीज़निंग और हिंदी आपको 100% करना ही है। हिंदी आपको 37 और 30% 7 टारगेट करने हैं, बशर्ते आप 35 कर पाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो मेरा मानना यही है कि 30 प्लस क्वेश्चन तो करने ही करने हैं हिंदी में। दूसरी चीज़ इधर डिपेंड करता है कि जैसे रीज़निंग का रेशियो रहता है 52, 51, 53 या 50 के समथिंग रहता है, तो उसमें भी आपको 45 प्लस करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। टारगेट आपको 50 का लेके चलना है, मगर ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो जाती है या कितने हमसे गलत हुए इस बार सिली रीजनिंग मिस्टेक। में? रीज़निंग में मेरे मैम 47 सही थे। मेरे मतलब मतलब जितने करके आए उसमें से गलत कितने हुए इसके? मेरे 2 स्किप किए थे, क्योंकि जो
वो थी सीरीज थी, मेरी समझ में नहीं आई हम्म तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। हम्म और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। एक तो मेरा मतलब जो होता है ना ट्रायंगल गिनने वाला, हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा हुआ था कि मैं मतलब थोड़ा उसको गिनने का एक आपके थ्रू बताया गया है कि ऑप्शन देखा, मैंने जैसे कि उसमें थे 60 और 45 से ऊपर मैंने काउंट किए, तो मैं पहुँच पा रहा था उसमें 50 तक। तो मैंने कहा 10 एक्स्ट्रा नहीं होंगे, 1-2 एक्स्ट्रा हो सकता है। मैंने कहा यही ऑप्शन होगा, तो मैं 47 उसमें लगा बैठा, तब कि ना कि जबकि 60 थी। तो एक क्वेश्चन वो गलत हुआ था और एक और थोड़ी मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुआ था। ये अच्छा, 2 सिली क्वेश्चन गलत मिस्टेक हुए, की वजह। हाँ। तो रीजनिंग के लिए पूरा आपने किसको फॉलो किया, मुझे या रीज़निंग कहीं और से भी पढ़ी हुई है? रीज़निंग के लिए हकीकत में आज तक मेरे पास कोई भी बुक्स भी नहीं है, सच पूछोगे तो, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो सब्जेक्ट एकेडमिक था नहीं, तो पता भी नहीं था रीज़निंग होता क्या है। खाली बस यही था कि रिलेशन से और स्टार्टिंग होता है ना कि तो बहुत ईज़ी होते हैं। तो आपसे पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद आपके जो टेस्ट वगैरह थे इतना, और जो आप मैंने बताया ना लास्ट में इसके लिए प्रॉपर जब से आपने टेक्स्ट बुक पे ये किया है, और जो 4 बजे वाली क्लास थी और जो मैराथन्स थी, सबसे ज़्यादा रामबाण वही सिद्ध हुई, क्योंकि उससे प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन की वैराइटीज़ थी और क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी थी एग्ज़ाम को पर्पज़ को देखते हुए। क्योंकि डिपेंड करता है ना कि एग्ज़ाम आप यूपी पुलिस को दे रहे हो और आप किसी ऐसे टीचर से तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बहुत अच्छा लेवल रख रहे हैं और बहुत ऊपर-ऊपर से जा रहा है। तो आपने ऊपर तैयार कर लिया और नीचे का बेस क्लियर नहीं है आपका, तो आपको वहाँ समस्याएँ आएँगी। तो मैंने रीज़निंग के लिए आज तक मुझे पता है, मैंने आज तक कोई बुक्स भी फॉलो नहीं की है। हालाँकि तमाम वे बुक्स आती हैं आपके ही वहाँ से, और ना ही दूसरी, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि रीज़निंग और मैथ्स एक आपको किसी चीज़ का एक, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन करने का तरीका किसी एक का फ़ॉलो कर लिया, हर टीचर का अपना अलग होता है। तो मेरा मानना है ना, एक टीचर को फ़ॉलो कर लिया तुमने और फिर दूसरे की तरफ जाओगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूजन तो होगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि एक को कर लो आप, किसी को भी, वो कोई भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि हमें इसका समझ में आता है मेथड, उसका कर लो। तो मैंने तो आपके अलावा रीज़निंग में मैम आज तक मुझे लगता है मैंने कोई सिंगल वीडियो किसी की भी नहीं देखी, कभी भी। तो इसलिए, और मेरे फिर भी वही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो रीज़निंग और हिंदी, मैथ्स में तो हर कोई ही 99% अगर 25 आ रहे हैं तो 20 प्लस ही करता है। वो एक अलग चीज़ है कि अपवाद के तौर में इतने आते हैं। 20 के समथिंग कर रहे हो आप और इधर जा रहे हो, तो आपने अगर हिंदी में 30 प्लस कर लिए और रीज़निंग में आप 45 जा रहे हो, तो आप ये समझो कि आप सेट कल सिलेक्शन की कैटेगरीज़ में पहुँच चुके हो, क्योंकि मैथ्स आप इतना कर ही लोगे। और जीके की मैं बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जीके की तो ऐसी है कि आप कितना भी पढ़ लो। मैं भी इस बार देखा कि इतने दिन हो गए तैयारी करते-करते, सब्जेक्ट को आप अच्छा कर सकते हो, पढ़ सकते हो, करंट में थोड़ा, मगर आपको पता नहीं कि स्टैटिक्स में कहाँ से क्या कहाँ पूछ से लें। क्या पूछ इस बार लेंगे। जैसे कि हाँ, साइबर क्राइम के और जो भी क्वेश्चन थे, उनको नहीं हो पाया था, उसकी वजह से जीएस में थोड़ा स्कोर कम ही रह पाया और लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन हो फाइनल गया सिलेक्शन हो नीचे। गया। हाँ, तो वैसे ही अच्छी हाँ, बात तो है। मतलब ये है कि अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स को बेस्ट कर लेते हो ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे 1-2 बिल्कुल, सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स के चल हिसाब जाता से है। देखना पड़ेगा आपको कि इसमें किसका वेटेज ज़्यादा है और किस पे हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना फ़ोकस है। करना है, अपने क्योंकि फ़ोकस और को सेट करना है सेट हमें। करना है बिल्कुल, क्योंकि आप वेटेज के हिसाब से नहीं करोगे। मान लो एक चीज़ और होती है कि हमारा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है ना, हम उसको पढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का मैथ अच्छा है, तो मैथ्स हाँ, को ये पढ़ते ही एक जा बहुत रहे हैं, बड़ी बात है। मैथ्स को पढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी चीज़ अगर आपकी जीएस है, हिंदी है, उसमें वीक है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसकी अपेक्षा, ताकि जो तुम्हारा आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है। मगर हम गलती करते हैं, इंटरेस्ट जिसमें ज़्यादा आता है ना, उसको टाइम ज़्यादा उसको दे ज़्यादा जाते हैं। टाइम ज़्यादा तो दो। उसमें भी आप, अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसको सब्जेक्ट पहले से अच्छा है, टाइम अच्छा दे रहे हो, तुम ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो, तो ज़्यादा से तुम मान लो मैथ में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 कर सकते हो। और एक जो कम टाइम दे रहा है, एवरेज स्टूडेंट है, वो 20 कर पा रहा है, और उसकी अपेक्षा उसने हिंदी में 5 या 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए, या उधर जीएस में बढ़ा लिए या रीजनिंग में बढ़ा लिए, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। ऐसा काफ़ी बार देखा गया है। मतलब एक सही स्ट्रैटेजी बिल्कुल, और सही प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरी है। पढ़ते सब हैं, वो लाखों स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, कुछ ही सेलेक्ट होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी सही होती है। अच्छा, सामाजिक तौर पर क्या लोगों का कभी ऐसा रिएक्शंस आज, क्योंकि आप तो गाँव में से बिलॉन्ग करते हैं और गाँव के माहौल कहने को तो हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ताने-वानों का सामना करना पड़ता है। क्या बोलोगे? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका हो सकता है, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई 17 से और 2025 अब फाइनल आप अब सेलेक्ट हुए हो, तो एक लंबी जर्नी हो गई। तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनको सामाजिक कैसे ट्रीट करना है आगे अपने चैलेंजेस को, आगे आने वाले चैलेंजेस को किस तरीके से, यानी क्या मैसेज देना चाहोगे आप आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? सामाजिक तानों का मैं मानना है, तो मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। सैकड़ों लोगों ने बोला
कि कब तक करोगे आखिर, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है ना, तो मेरा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, मगर हाँ, अंदर से मुझे आता था मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझे कुछ करना है। इस चीज़ को मैं जब भी मुझसे कोई भी कुछ भी कहता था, अरे भाई क्यों, कि एक चीज़ होती है कि शहर का होता है तो उसे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता। गाँव से 18-20 किलोमीटर डेली आना और जाना, जिसमें 7 या 6 किलोमीटर साइकिल की हमारी जर्नी रहती थी, तो रास्ते में तमाम लोग मिलते हैं और गाँव भी पड़ते हैं, तो डेली सुबह जाना, शाम को आना, तो चेहरे मतलब पहचान में आ जाते हैं। अरे यार कितने दिन हो गए, क्या कर रहे हो, क्या ऐसे नहीं कर रहे हो? तो तमाम तरीके की चीज़ आती हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, जैसे मैं 49-568 में हुआ था, अनराइट हो गया था, तो अभी जैसे क्वालीफाई हुआ, तो कुछ होते हैं ना साथ-साथ वाले, अरे क्या उसका तो हर बार हो जाता है, पहले नहीं हो गया था, इस बार भी ऐसे ही कर रहा है वो। तो ये चीज़ें आती हैं, मगर एक आपको समय का इंतज़ार करना होता है, सही समय का। शांत रहकर। अगर आप उस टाइम पे उनसे कहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको टाइम देना है कि जो बोल रहे हैं उनको आपको एक दिन समय के हिसाब से करके दिखाना है, तब वो कहेंगे कि हाँ, हुआ था। मेरा ये मानना है। अच्छा, मेहनत के लिए कितना ज़ोर देना चाहोगे? अगर अपकमिंग अपने छोटे भाई-बहनों की तरह ही हैं सब, उनको क्या एक मैसेज मेहनत के लिए देना चाहोगे? मेरा तो मैम यही मानना है कि मेहनत तो है ही है, बिना मेहनत को तो आजकल कुछ है ही नहीं, ख़ासकर कॉम्पिटिशन की दुनिया में। अगर आपने इसमें पैर रखा है ना, तो भाई ये समझ लो कि ये दलदल ही समझ लो। अगर आप इसमें जितना रुकोगे, उतना अंदर धँसते जाओगे। आपको इसलिए इसमें जितनी जल्दी हो सके अपने आप को कम समय में, वो होता है ना स्मार्ट स्टडी, उसको हुँ। करने के बाद जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, और मेहनत तो है ही, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि ये कहना चाहूँगा मैं कि आजकल जैसा कि मेरी जर्नी जो रही है वो 2-3 साल ऑफ़लाइन, उसके बाद फिर ऑनलाइन की तरफ। तो एआई ऑनलाइन की जो दुनिया है, इसमें जितना हमें फ़ायदा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि हम ज़्यादातर गलती ये कर देते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, या फिर कर ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गलती नहीं, कर ही नहीं पाते हैं। भटकाव ऐसा होता है कि लालच में, या फिर बोल देते हैं यूट्यूब पे भी ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में डेडिकेशन है और आप अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ कर पाते हो, तो आप यूट्यूब से भी सिलेक्शन ले सकते हो, ये श्योर है। मगर आपको वो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, वो प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करके दिखाना होगा। क्यों? कि अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पे आपको एक नहीं तमाम तरीके की वैराइटीज़ वीडियो दिखेंगी, तो आपको ये दिखेगा ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो उससे नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हो, चाहे आप सब्सक्रिप्शन से कर रहे हो, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप जो भी हो, जो आपको समझ में आता हो। अगर आपने प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लिया ऑनलाइन की दुनिया में और टीचर चूज़ कर लिए, तो आपकी आधी सिलेक्शन की जर्नी तय हो जाती है। वरना 1 आध 2 साल तो भटकाव में इसी तरह से निकल जाते हैं कि किससे क्या करना है, क्योंकि मार्केट में आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको डिसाइड करना ही बहुत टेढ़ी खीर हो गई है अगर मेरे मैं हिसाब से। एक शब्द थोड़े से शब्दों में कहूँ कि टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? क्योंकि फिर हम इसको विराम देंगे और मैम मेरा मानना ये है, टेक्स्ट बुक जैसे कि मैंने जब से ऑनलाइन स्टार्टिंग की, तो मॉक टेस्ट के लिए इससे ज़्यादा बेस्ट मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले भी चर्चा की है कि एक लेवल होता है ना, तो आपको लेवल डिपेंड करता है। अब आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कांस्टेबल लेवल का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अपना उसमें भौ दिखाने के लिए और लेवल एकदम एसआई का और अच्छा रख दिया, तो जिससे कि बच्चा भौ बन के फिर हमसे ही तैयारी करे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखती है कंटेंट में कि जो कांस्टेबल का लेवल है, वही मॉक टेस्ट आपको वहाँ पर दिए जाएँगे, वही चीज़ें मिलेंगी सबसे ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे टेस्ट की सुपर कोचिंग थी, वहाँ पे जो सुपर 100 सीरीज़ क्वेश्चन थे, वो रीज़निंग, मैथ्स, जीएस चाहे हिंदी, बिना सर रीज़निंग आपके 4 बजे जो आपकी क्लास आती थी, वहाँ से। सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज और फ़ायदा मुझे इन चीज़ों से हुआ। बाकी मॉक टेस्ट तो मैंने बताया इतने दिन हो गए, तो सिलेबस तो 2-3 बार कवर हो गया। तो जैसे ही पता चला था कि डेट क्लियर हुई है, और जब से ये कैंसल हो के दोबारा हुआ था, मॉक टेस्ट पर ही ध्यान था प्रॉपर वे में, क्योंकि मेरे मोस्टली मैंने बताया आपको कि 2 घंटे मॉक टेस्ट लगाने में, 2 घंटे एनालिसिस करने में, 4 घंटे तो मेरे सिर्फ़ इसी में चले जाते थे। बहुत करते 1 घंटा मैं उसके लिए करंट और उसके लिए प्रैक्टिस एट यूट्यूब से, इतना ही करता था। फिर मैं सिलेबस से और अपना जो शॉर्ट नोट्स थे वो लास्ट में रिवीज़न कर लिया, इतना ही था। बाकी और कुछ ज़्यादा मैंने इतना नहीं किया, लास्ट में मॉक टेस्ट पे ही ध्यान दिया जब से कैंसल हुआ था पेपर तब से। चलिए। तो मैं भी देखो एक मैसेज तो आपको मिल गया है। मैं भी इस पूरी जर्नी को सुनने के बाद एक ही मैसेज बोलूँगी, लगे रहो, डटे रहो। ये दुनिया एक दिन तुम्हें सराखों पर बिठाएगी, है ना? तो तानों से कभी नहीं डरना है और हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है। हो सकता है किसी का सफ़र 2 साल का हो, किसी का 4 साल का हो, किसी का 6 साल का हो। कोई नहीं पूछेगा नौकरी के बाद में कि कितने साल बाद नौकरी लगी थी। नौकरी का मतलब नौकरी है, इसलिए अपनी जर्नी है, सब अपने-अपने बोलते हैं ना अपनी-अपनी जर्नी तय करते हैं, अपनी-अपनी किस्मत को तय करते हैं। तो बस अगर आपकी टाइम ज़्यादा हो चुका है या आपने शुरुआत भी की है, तो बस एक बात है, ईमानदारी से तैयारी करते रहो। फाइनल सिलेक्शन में जब तक ना हो जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है। चलिए इसी के साथ इसको हम विराम देते हैं, बाकी मिलते रहेंगे। आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताना कब आ रहे हैं मिलने के लिए, चाहे आप पहले सिलेक्शन ले चुके हैं या अपकमिंग भर्ती में आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जल्दी से सिलेक्शन लेने वाले हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू जीतू, थैंक यू।